बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे। ज़ाहिर है आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सऊदी अरब में डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब दोनों मौजूद हैं। अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि वो वापस पाकिस्तान पहुँचे या नहीं पहुँचे जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ना ही उस मुलाकात वहाँ किन किन से मुलाकातें हुई, क्या क्या उनमें बातें हुई, ऐसी अभी तक कोई खबर भी नहीं आई। ज़ाहिर है जब कोई ऑथेंटिक खबर आएगी तो फिर हम वो खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ये ज़रूर है कि इसराइल का बयान आया है और इसराइल का ये कहना है कि अभी तो यूएई ने हमें तस्लीम किया है, हमारा उनके साथ मुआहदा हुआ है, अभी तो कुछ और भी मुस्लिम मुल्क हैं जो हमें तस्लीम करने जा रहे हैं। और एक ऐसी सूरत हाल में जब पहले ये बातें हो रही हैं कि सऊदी अरब जो है वो भी तस्लीम करेगा इसराइल को, और जब अमेरिका जो है उसकी कोशिश है कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करें और ट्रंप ये चीज़ अपने इलेक्शन में इसको बताकर और जीतने की कोशिश करे। ये भी हमने देखा कि यूएई ने जो ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया, ईरान ने जो कहा है कि पीठ में छुरा घोंपा है फ़लस्तीन के ये यूएई ने, और यूएई ने गद्दारी की है, तो इस पे ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त रिएक्शन आया यूएई का। यूएई ने उनके जो भी सफारतकार जो वहाँ पर हैं मौजूद यूएई में ईरान के, उनको तलब करके और भरपूर एहतजाज भी किया और उनको कंडेम भी किया। लेकिन ज़ाहिर है ये जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ईरान की कि यूएई ने जो है ये गद्दारी की है। इसी वजह से इस डेवलपमेंट के बाद ये दौरा जो है बहुत ज़्यादा अहम हो गया था, ये जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान को इस हवाले से क्या कहा जाता है, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। और इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि पाकिस्तान में 16 अगस्त को रैलियाँ भी निकली जो कि जमात इस्लामी की जानिब से निकाली गई और एहतजाज किया गया। और रैलियों के अलावा भी अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें, सोशल मीडिया भी अब लोगों की पल्स चेक करने का एक ज़रिया है, बड़ा ज़रिया है, तो पाकिस्तानी अवाम में बहुत शदीद गम और गुस्सा है। और अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के कहने पर या अमेरिका के कहने पर आसानी से को तस्लीम कर लेगा इसराइल को, तो ऐसा नज़र नहीं आता। और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ जो है वो इस हवाले से सामने आ चुका है। बहरहाल ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दौरा पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ आइंदा के तल्लुकात का तयन करेगा और देखते हैं कि इस हवाले से क्या खबरें जो हैं वो सामने आती हैं। इसके अलावा दूसरी जो खबर है आज की बड़ी, वो आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने आज सुबह, क्योंकि अब तारीख चेंज हो चुकी है, आज 17 को सुबह इसाबत अदालत में 9 बजे पेश होना है ये तोशाखाना रेफरेंस केस में, तो उस हवाले से तैयारी की गई। बिलावल साहब इस्लामाबाद हैं, जरदारी साहब पहुंच चुके हैं, जरदारी साहब की पार्टी की मीटिंग भी हुई और उनकी दो मसले हैं। एक तो ज़ाहिर है उनकी कोशिश ये है कि पहले उन्होंने कहा कि कारकुनान को तो रोक दिया है, फिर भी कोशिश होगी कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्राइवेट टाइकून हैं, ऐसे लोग हैं जिनके साथ पीपल्स पार्टी के अच्छे तल्लुकात हैं, कोशिश की जाएगी कि वो 500-700 लोग लाजमी भेज दें ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने तो कारकुनान को मना किया था लेकिन कारकुनान खुद आ गए हैं। दूसरा मसला यह है कि जरदारी साहब की जो ज़्यादा इससे बड़ा मसला है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये तो मीडिया की हद तक होगा ताकि मीडिया पे खबरें चल जाएं, लेकिन बड़ा जो मसला है वो ये है कि जरदारी साहब का ये जो केस है ये इतना क्लियर केस है, और इस क्लियर तो वैसे सारे केस ही तकरीबन क्लियर हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें गवाह कम है और ये केस जल्दी अपने मंतकी को पहुंच सकता है और इसमें जरदारी साहब को जल्दी सज़ा हो सकती है। इसलिए ये लीगल टीम की परेशानी है कि इस केस को कैसे डिले किया जाए और इस केस को कैसे जो है वो रोका जाए ताकि इसकी कार्रवाई आगे ना बढ़े। इसी मामले में नवाज शरीफ साहब ने इसाबत अदालत के फैसले को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ भी समाअत होनी है, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और उस जो नवाज शरीफ साहब ने जो दरख्वास्त दायर किया उसकी तफसीलात मैं आपको लास्ट में मेरी 2 वीडियोज़ हैं उनमें से एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद को आउटस्टैंडिंग पाकिस्तानी करार देते हुए अपनी तारीफों के पुल बांध चुके हैं और बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तोशाखाना केस रेफरेंस के बारे में एक हकीकत भी नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, बस सियासी तकरीर है उस सारी पिटीशन में, उस सारी दरख्वास्त में कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और सारी बहरहाल इधर उधर की बातें हैं, लेकिन मेन जो केस है, मेन केस के हवाले से कोई बात नहीं की गई। इसके अलावा मरियम सफदर साहबा से अल्लामा साजिद मीर साहब ने मुलाकात की। अल्लामा साजिद मीर जो कि आलमदीन कहते हैं खुद को, अल्लामा साजिद मीर साहब ने यह दावा किया है कि मरियम साहिबा की गाड़ी पे स्नाइपर्स ने गोलियां मारी हैं, फायरिंग की है। अब वो आलमदीन भी कहलाते हैं और अगर उन्होंने सच बोला है तो वेल एंड गुड, अगर सच नहीं है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो सच नहीं बोलता उसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है। क्योंकि हम साजिद मीर साहब की बात मान लेते, लेकिन नून लीग क्यों एक दिन के बात करके फिर क्यों खामोश हो गई है? अगर किसी पार्टी की क़यादत के ऊपर हमला हो, कातलाना हमला हो, तो वो पार्टी एक दिन बाद खामोश नहीं हो जाया करती।
वो पार्टी उस हवाले से फिर मामलात को बहुत आगे तक लेकर जाती है। मुसलसल एहतजाज होता है, धरने होते हैं और बहुत प्रोटेस्ट होता है। कोशिश की जाती है कि उसके ऊपर FIRs हों, कातलों को पकड़ा जाए, केस बने। नून लीग ने, क्योंकि मरियम साहबा ने तो पहले कहा था कि ये पत्थर मारे गए हैं, लेकिन फिर उनके एक हवारी ने कहा कि नहीं ये पत्थर नहीं था, गोली थी। तो फिर उन्होंने कहा हाँ ये गोली थी। और अब साजिद मीर साहब की जानिब से कहना, बहरहाल देख लें आप इस पर क्या कहते हैं, आपका अपना एक एनालिसिस होगा, आप इस पे सोच सकते हैं क्या है। तो साजिद मीर साहब ये कहते हैं कि कोई ये मत समझे कि मरियम सफदर अकेली हैं। जमात अहले हदीस जो है वो मुकम्मल तौर पर मरियम सफदर साहिबा के साथ खड़ी है। उसके बाद कल लाहौर में, यानी आज 17 अगस्त को लाहौर में कुछ इंपॉर्टेंट पेशियाँ हैं। इस हवाले से मैं समा पे देख रहा था, रियाज साहब, ये पता नहीं क्या नाम था उनके रिपोर्टर का, सॉरी मैं नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बताया कि 4 इंपॉर्टेंट पेशियाँ आज लाहौर में एक तो राहिल सिद्दीकी साहब पेश होंगे। और हमें 2-3 दिन पहले तक तो सारा मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि राहिल सिद्दीकी साहब वादा माफ गवाह बन गए हैं, लेकिन रात जो समा की खबर थी उसके मुताबिक तो यह था कि वो अभी तक वादा माफ गवाह नहीं बने। दूसरा ये है कि राहिल सिद्दीकी साहब के अलावा हनीफ अब्बासी साहब को नैब ने तलब किया हुआ है एक केस में मरियम साहिबा के कज़न को मोहसिन लतीफ़ साहब को तलब किया हुआ है, और एक बखर से तहरीक इंसाफ के MPA जो हैं गजनफर अब्बास चीना, उनको तलब किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आज पेशियाँ होंगी। इसके बाद कराची में जो वो कल एक खबर हमने दी थी जिस पे मैंने गुलाम मुसद्दिक साहब के साथ वीडियो की थी, अपडेट्स पाकिस्तान पर, उस हवाले से आज इसकी तस्दीक हुई है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है। आज पाकिस्तान फ़ौज के अंदर एक बहुत अहम तकर्री हुई है, एक बहुत बड़ी तकर्री हुई है, और उसके साथ ही 7 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो सुपरसीड हो गए हैं। और अब ये वाज़े नज़र आता है कि बहुत सी अहम पोजीशंस पर मौजूद मेजर जनरल्स जो हैं और कुछ जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनकी के तबादले और जो मेजर जनरल्स हैं उनकी तरक्कियाँ, और ज़ाहिर है जिनकी पोजीशंस चेंज होनी है वो अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो वक्त बहुत करीब आन पहुँचा है। वैसे तो अक्टूबर के अंदर कोई 10 से 12 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो रिटायर हो रहे थे, और वाज़ेह था कि अक्टूबर में 12-13 नए लेफ्टिनेंट जनरल्स बनाए जाएंगे मेजर जनरल से। लेकिन आज एक अहम तकर्री के साथ ही 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो सुपरसीड हो गए हैं, और अब ये वाज़ेह है कि अब जल्दी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल्स नए बनाए जाएंगे, और तबादले भी होंगे, तकर्रियाँ भी होंगी, और प्रमोशंस भी होंगी, कुछ लोग सुपरसीड भी होंगे, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। आपको याद ही होगा कि 27वीं यानी तरमीम में एक नई पोजीशन क्रिएट की गई थी कि स्ट्रेटेजिक कमांड का एक 4 स्टार जनरल होगा। अच्छा, वो 4 स्टार जनरल जो हैं आज उनकी तकर्री हो गई है, और वो 8वें नंबर पर थे जिनकी तकर्री हुई है, और उनके साथ ही 7 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो सुपरसीड हो गए हैं। फ़ौज के अंदर ये रवायत रही है कि जब भी लेफ्टिनेंट जनरल सुपरसीड, कोई भी किसी भी रैंक पर सीनियर जो हैं वो सुपरसीड होते हैं तो फिर वो काम जारी नहीं रखते, और ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन पर। तो आज जो एक नई तकर्री हुई उस पर तो हम आते हैं, लेकिन 2022 में एक तहरीर लिखी थी माजिद निज़ामी साहब ने, बहुत ज़बरदस्त डिफेंस के ऊपर चीज़ें लिखते हैं, तो मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगा। मुमताज़ भट्टी साहब का भी एक ट्वीट है, और वैसे ये आज से 5-6 दिन पहले हमारी प्रेस क्लब में मुलाकात हुई अफजल भट्ट साहब के साथ, तो वहाँ पर मोहम्मद इमरान साहब मौजूद थे। मोहम्मद इमरान साहब वो भी सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, बहुत ही मंझे हुए वो भी डिफेंस एनालिस्ट और रिपोर्टर हैं। तो उन्होंने मेरे ख्याल 5-6 दिन पहले जब हमारी मुलाकात हुई तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा क्या ख़बर है, तो उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ़्ते से 10 दिन के अंदर अंदर फ़ौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ जो हैं वो तरक्कियाँ तबादले करनी शुरू हो जाएंगी, और बहरहाल उनकी ये ख़बर जो है और उनकी ये प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। 2022 में माजिद निज़ामी साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट से पहले जो 12 लेफ्टिनेंट जनरल्स बनाए हैं, तो उन्होंने कहा ये इसलिए अहम है कि जब 3 साल बाद 2025 में उन्होंने कहा कि जब नए आर्मी चीफ की तकर्री का वक्त आएगा तो इन 12 में से ही कुछ नाम जो हैं वो आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ के लिए कंसीडर होंगे। गो के फिर हमने देखा कि आर्मी एक्ट में तब्दीली हो गई, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल कर दी गई, फिर 2000 जो है वो अब आके और 25 में आसिम मुनीर साहब को 2030 तक जो है उनको लगा दिया गया। तो ज़ाहिर ये नाम फिर कंसीडर नहीं हुए, और इन नामों ने रिटायर होना था अक्टूबर में
और कोई अक्टूबर में रिटायर हो रहा था, कोई नवंबर में रिटायर हो रहा था। तो बहरहाल अब ये सुपरसीड हो गए हैं। 2022 में जो तहरीर माजिद निज़ामी साहब ने लिखी थी उसमें एक उन्होंने ये लिखा था कि नवंबर 2025 में नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जनरल नुमान ज़िक्रिया, जनरल सैयद आमिर रज़ा, जनरल एमन बिलाल सफ्दर, जनरल फयाज हुसैन शाह, जनरल राजा एहसन गुलरेज, जनरल शाहिद इम्तियाज़ के नाम सर फहरिस्त होंगे। अच्छा, अब आज जो है वो माजिद निज़ामी साहब ने लिखा है कि 4.5 साल बाद, 4.5 साल में बहुत कुछ बदल गया। आर्मी चीफ को तोसी मिल गई, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की सीट को ख़त्म कर दिया गया, जिससे एयरफोर्स और नेवी से एक से ज़ायद 4 स्टार अफसरान का इम्कान ख़त्म हो चुका। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ओहदा तख्लीक किया गया। ये हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी कमान के लिए एक ओहदा क्रिएट किया गया 4 स्टार, जिस पे आज आमिर रज़ा साहब को तरक्की दी गई है। तो वो कहते हैं कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ओहदा तख्लीक किया गया ताकि आर्मी में 4 स्टार तरक्कियों का अमल जारी रहे। सीनियरिटी लिस्ट में से लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर को घर भेज दिया गया। नवंबर 2025 में ना सही, लेकिन जुलाई 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा 7 जनरल्स को सुपरसीड करते हुए 4 स्टार जनरल बनने में कामयाब हुए। इस अहम तकर्री के बाद तरक्कियों और तबादलों का एक तवील सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि 20 माह से किसी को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की नहीं मिली। जनरल मुशर्रफ ने अपनी टीम बनाने के लिए 37 मेजर जनरल्स को, जबकि जनरल बाजवा ने 24 मेजर जनरल्स को सुपरसीड किया था। अब देखना यह है कि इस साल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लगभग 10 लेफ्टिनेंट जनरल्स का इंतखाब कैसे करेंगे। आयशा सिद्दीका जो हैं वो ये लिखती हैं कि बिलाखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक काबिल एतमाद शख्स को मुंतखब करते हुए एक 4 स्टार जनरल की तकर्री का खतरा मोल ले लिया है। आमिर रज़ा वही जनरल हैं जिन्हें 9 मई के वाक़यात के बाद लाहौर कोर का कमांडर मुकर्रर किया गया था। 9 मई को जब 9 मई हुआ और लाहौर के कोर कमांडर को घर भेजा गया, तो उसके बाद आमिर रज़ा साहब को जो है वहाँ पर कोर कमांडर जो है वो लगाया गया था। मोहम्मद उमैर ये लिखते हैं, पहले मुमताज़ भट्टी साहब की बात करते हैं कि उन्होंने बताया कि ये OTS से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार पोस्टिंग से ऊपर के 60 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो सुपरसीड हो जाएंगे, जिनमें जनरल आसिम मलिक वो पहले से एक्सटेंशन पर हैं, NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, 4 कोर लाहौर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन, कोर 1 मंगला के कमांडर नुमान ज़िक्रिया, आर्मी एयर डिफेंस कमांडर जनरल ज़फ़र इकबाल, मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल शाहिद इम्तियाज़ शामिल हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चीफ बनने के बाद ये सबसे बड़ी रिटायरमेंट बनती हैं। ताहम जनरल बाजवा के प्रमोट करदा जो 12 लेफ्टिनेंट जनरल से, उनमें से 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स बचे हैं। एमन बिलाल सफदर पहले फारिग हो गए थे। अगर आर्मी रूल्स के तहत उम्र की बलाई हद और मुद्दत मुलाजमत के नए कवानीन लागू ना हुए तो सितंबर अक्टूबर में जो है वो मज़ीद रिटायरमेंट्स होंगी। ताहम फील्ड मार्शल के पास 18 से 20 प्रमोशंस मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल का मौका मौजूद होगा। अब ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर मुनहसर है कि वो लॉन्ग पेंडिंग मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल्स की सारी प्रमोशंस अभी अनाउंस कर देते हैं या हस्ब ज़रूरत मरलावार करते हैं। ये भी देखना है कि वाइस आर्मी चीफ के ओहदे पर एक आसामी जो खाली पड़ी है उस पर तैनाती की वो ज़रूरत महसूस करते हैं या नहीं। ताहम एक 4 स्टार प्रमोशन के साथ ये आसामी फुल ना होने का मतलब है कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद उमैर ये कहते हैं कि मोहम्मद उमैर आप जानते हैं बहुत एक्टिव हैं जर्नलिस्ट हमारे, कि कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के ओहदे पर तैनाती 3 साल के लिए है। आर्मी एक्ट में होने वाली इस तरमीम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर इस ओहदे की मुद्दत मज़ीद 3 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। यानी आमिर रज़ा साहब जो हैं ये 3 साल जब गुजारेंगे तो इनको 3 साल के लिए मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इनकी एक्सटेंशन कर सकते हैं, तकर्री कर सकते हैं। और इस ओहदे पर तैनात फौजी जनरल पर आर्मी एक्ट के तहत रिटायरमेंट की उम्र और दीगर ज़वाबित लागू नहीं हो सकते और इनकी एक्सटेंशन, इनकी तकर्री, इन चीज़ों को अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ज़फ़र नकवी साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी का हवाला दिया है जो आज लगी है। उसमें वो कहते हैं कि पहले शुरू में ज़फ़र नकवी साहब लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, कि बाकी सारी बातें ठीक हैं लेकिन मुईशत की बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा, इस तरह का उन्होंने एक जुमला लिखा। वो कहते हैं कि दूसरी अहम बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने भी बता दिया कि सिविलियन हुकूमत कठपुतली है। आज फाइनेंशियल टाइम्स में क्या लिखा गया है, कैसे उन्होंने कहा है कि हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कठपुतली है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में लिखा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हालिया महीनों में न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासी और अस्करी पोजीशन मजबूत की है बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के किरदार को मजीद मौसर अंदाज में उजागर करने की कोशिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ हालिया कशीदगी, मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई बेयकीनी और अमरीका और चीन के दरमियान जारी आलमी मुसाबकत ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत में इजाफा किया है, जिससे फ़ौज का किरदार मजीद नुमाया हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है
कि फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि सिविल हुकूमत अब भी मौजूद है, लेकिन ताहम कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और अहम स्ट्रेटजिक फैसलों में फ़ौज का असर रसूख गालिब दिखाई देता है। रिपोर्ट में यह भी निशानदेही की गई है कि मगरबी ममालिक, खलीजी रियासतें और चीन पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को नई तरजीहात के तहत देख रहे हैं, जबकि नाकदीन खबरदार करते हैं कि फ़ौज के बढ़ते हुए सियासी किरदार से जमहूरी इदारों और सिविल बालदस्ती को मज़ीद चैलेंजेस का सामना हो सकता है। मजमूई तौर पर रिपोर्ट पाकिस्तान की बदलती हुई ताकत की सियासत, खित्ते में इसके बढ़ते हुए वज़न और आइंदा सियासी सिम का तफसीली जायज़ा पेश करती है। तो ये बहरहाल आज बहुत ही अहम हुआ है। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि अब जब 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स, जिनमें से 6 तो वो घर चले जाएंगे, एक एक्सटेंशन पर हैं, तो जब 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स आज घर चले जाएंगे, वो सुपरसीड हो गए हैं, तो फिर जाहिर है अब उनकी जगह पे 6 नए लेफ्टिनेंट जनरल्स लगाने हैं। तो जब 6 नए लेफ्टिनेंट जनरल्स लगाने हैं तो इसका मतलब ये है कि तकर्री और तबादलों का सिलसिला, वो जो माजिद निज़ामी साहब ने भी लिखा है कि तवील तकर्री और तबादलों का सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है, और इसमें बहुत ही अहम पोजीशंस पे मौजूद मेजर जनरल्स हैं, जिनको तरक्की के लिए जिन्होंने कंसीडर होना है। और अब देखना ये होगा कि इसके असरात ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर क्या होते हैं। असल में इन तकर्रियों के ऊपर इसलिए भी बहुत ज़्यादा नज़र थी कि मौलाना फजल रहमान जब एक्टिव हुए हैं और उन्होंने सख्त खिताबात किए हैं, जब तहरीक इंसाफ की तरफ से खबर आई कि तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रही है, कुछ और भी एक्टिविटीज़ शुरू हुई, तो इसको जोड़ा जा रहा था। कुछ लोग ये तजिया कर रहे थे इसका हकीकत से तल्लुक हो या ना हो सकता है ये बात 100% गलत हो सकता है किसी हद तक ठीक हो कि कहीं इदारे के अंदर से तो इनको किसी ने आंख नहीं मारी। यही बात शहजाद अकबर साहब ने भी अपने व्लॉग में कही कि हो सकता है मौलाना फजल रहमान साहब को भी इदारे के अंदर से आंख मारी गई हो। तो इस सारी सूरत हाल में जब ये लग रहा था कि ये बाहर जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो कहीं इसका तल्लुक अंदर जो इस वक्त तरक्की और तबादलों की कशमकश है उससे ना हो, तो ऐसे में ये इक़दाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 4 स्टार 8वें नंबर से लेफ्टिनेंट जनरल की तरक्की, तकर्री और उसके साथ ही 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स का जो है वो सुपरसीड हो जाना।